साहब हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम खत्म हो गया था। एक पॉइंट कुछ बच्चों ने कॉमन डाउट पूछ लिया है, तो उसको मैंने जल्दी से क्लियर कर दूं। दो तीन बच्चे पूछ लिए सर पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, लिखा था लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिक, POLYMORPHIC, पॉलीमॉर्फिक क्या होता है। अरे यार सिंपल है, पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक, मतलब मोर देन वन, राइट, मोर देन वन। और मॉर्फो का मतलब पता है, मॉर्फिक मतलब मॉर्फो, मॉर्फिक मतलब मॉर्फो, और मॉर्फो का मतलब पता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक बात बताओ, लाइसोसोम कल याद है ना, कभी ऐसा था, याद है, इस टाइप का है, कभी उसके साथ बाहर वाले मटेरियल के साथ जुड़ जाता था, याद है, सेकेंडरी लाइसोसोम, कभी रेजिडुअल बॉडी इस टाइप का, कभी इंटरनल ऑर्गेनेली के साथ ही लाइसोसोम जुड़ जाता था, याद आया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप का लाइसोसोम है, इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। सभी को क्लियर है, याद करा करो, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। बच्चे डाउट पूछ रहे थे, सभी को क्लियर है पॉलीमॉर्फिक। देखो इसका पहले से हाथ खड़ा है, दोनों हाथ खड़ा है और खड़ा ही रहेगा आज। अभिषेक तुमको ही टारगेट कर रहे हैं, याद रहे, और शिवानंद, तुम दोनों मेरे टारगेट में एक साथ हो, इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो बुआ। दोनों को बोल रहे हैं, दोनों मेरे टारगेट में आ गए हो, और दोनों को ऑनलाइन पनिशमेंट देंगे इसने, इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कोई बहानेबाजी नहीं, ठीक है। तो ये है पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। बच्चे नोट्स में लिखा था, आप समझ गए होंगे, और आता है एग्जाम में आता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात चल रहा है, पॉलीमॉर्फिक है तो लाइसोसोम काहे है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप का मिलता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, एक बात समझो, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेली, मतलब डिफरेंट शेप के सेल ऑर्गेनेली और भी ऐसे कई सारे हैं जो अलग अलग शेप में मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही सेल ऑर्गेनेली अपना समय से समय अपना शेप बदल रहा हो, ऐसा केवल लाइसोसोम है। देखो ना, वही लाइसोसोम है जो ऐसा था ओवल, याद है, वही लाइसोसोम जुड़ने के साथ फिर ऐसा बना, फिर वही बना टर्सरी लाइसोसोम। तो एक ही लाइसोसोम अपना अलग अलग शेप बदल रहा है ना, इसीलिए पॉलीमॉर्फिक कहते हैं, और कोई ऐसी बात, ठीक है। बाकी लाइसोसोम में मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। एक टर्मिनोलॉजी बच्चे और पूछ रहे थे, सर लिखा था क्राइनोफेजी, क्राइनोफेजी पूछ रहे थे बच्चे। आपके काम का नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। आपको एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे ना, तो आपको मिटना बताएंगे कि बच्चे होता क्या है, एक होता है टायरोसिन अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है। टायरोसिन अमीनो एसिड पहले आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कई सारे कंपाउंड बनते हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है दूसरे कंपाउंड में, फिर कन्वर्ट होता है, फाइनली जाके T3 एंड देन जाके T4 बनता है, राइट। तो होता क्या है, इस बीच में अलग अलग स्ट्रक्चर को रिमूव किया जाता है, जो यहाँ पे X बना, Y बना, Z बना, फिर T3 बना, उससे T4। तो T3 से कुछ, सॉरी T4, एक मिनट रुक जाइएगा, 1 सेकेंड, ये T4 से जो T3 का कन्वर्जन होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें से कुछ पार्ट रिमूव किया जाता है, और जो पार्ट रिमूव किया जाता है वो रिमूव करने के लिए लाइसोसोम के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्राइनोफेजी। आपके काम का नहीं था फिर भी बता दीजिए, सीधा इतना याद रखिए, थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है, एंडोक्राइन में भी बता दूंगा। तो T3 जब T4 जब T3 में कन्वर्ट होता है, ये दोनों थायरोक्सिन हार्मोन ही है, T3 T4 अलग अलग है, ठीक है। तो ये जब उसमें कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे लाइसोसोम का एंजाइम एक्ट करता है। मैंने कहा ना, लाइसोसोम का एंजाइम क्या कर सकता है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, सबको डाइजेस्ट कर सकता है। और ये हार्मोन जो होता है थायरोक्सिन, ये लिपिड नेचर का होता है, बता दूं। तो ये क्या करता है थायरोक्सिन, क्यों, मतलब T4 के कुछ कंपोनेंट को वहां से ब्रेक करके हटाता है, इस यही है क्राइनोफेजी, और कुछ नहीं है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक नया सेल ऑर्गेनेल, इसका नाम है वैक्यूल, वैक्यूल, VACOULE, वैक्यूल, ठीक है। क्या, कौन सा स्टेज, यही तो था पॉलीमॉर्फिक। अब कौन सा पॉइंट छूटा है, और कौन सा पार्ट छूटा है जी, पॉलीमॉर्फिक बता तो दिए, हो गया। अरे पॉलीमॉर्फिक तो छूटा था, बता तो दिए, और कुछ नहीं छूटा है। चलिए, वैक्यूल, बच्चे मैं बताऊं, वैक्यूल भी आप जानते हो
जो गोल्जी वेसिकल्स था ना, याद करो कल गोल्जी वेसिकल्स हम लोग बात कर रहे थे, गोल्जी वेसिकल्स। तो गोल्जी वेसिकल्स जो होता है ना, वही जब बड़ा हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि सेल का मैक्सिमम पोर्शन ऑक्युपाई कर ले। और ये बड़ा कैसे होगा पता है, ये बाहर जब कुछ एडिशनल सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म में अपने अंदर स्टोर करने लगता है, अपने अंदर स्टोर करने लगता है, तो साइज में धीरे 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 बड़ा होने लगता है, और वही जाकर बन जाता है बाद में वैक्यूल। बता दो बच्चों, गोल्जी वेसिकल से ही बनता है। किससे बनता है? गोल्जी वेसिकल से। ये वैक्यूल सबसे पहली बात एनिमल में एब्सेंट होता है, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, नहीं पाए जाते यार, लगभग नहीं पाए जाते, एब्सेंट इन एनिमल। ठीक है, रही बात कहाँ कहाँ होता है, तो बच्चों ये प्लांट में होता है, प्लांट में होता है? इसके साथ साथ ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी प्लांटी मतलब ये बैक्टीरिया है, सॉरी साइनोबैक्टीरिया, उसके अंदर होता है वैक्यूल। अब आप बोलोगे सर वहां तो गोल्जी वेसिकल्स नहीं है, तो वहां दूसरे तरीके से वैक्यूल बन जाता है, ठीक है, और अलग टाइप का वैक्यूल होता है, उसके अंदर होता है। इसके अलावा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर होता है। तो ये अलग अलग मेंबर के अंदर वैक्यूल्स होता है। और बच्चों मैं बता दूं, इसका एक ही काम है, बताऊं क्या? स्टोरेज। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज। और किस चीज का स्टोरेज? स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस और वेस्ट सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। ये आपका घर है, ये आपका घर है, आपके घर में कई सारे कमरे हैं, आपके घर में कई सारे कमरे हैं। देखिए, एक कमरा इधर रहा, इस कोने में बना हुआ है, एक कमरा इधर इस कोने में बना हुआ है, एक कमरा इस कोने में बना हुआ है, एक कमरा इस कोने में बना हुआ है, ये सब गैलरी है। एक कमरा इस कोने में बना हुआ है, बड़ा सा बना दिए इधर गेस्ट हाउस टाइप का। उसके बाद इधर छोटा सा किचन बना दिए लो। उसके बाद जो जगह बच गया, तो एक कमरा ऐसा बना देते हैं साइड में। ये देखिए, अब ये अलग अलग कमरा है घर में, ये अलग अलग कमरा है, 1 2 3 4 5 6, और ये भी एक कमरा ही है। लेकिन इन सब घर में वेल मैनेज सब कुछ रहता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, वेल मैनेज सब कुछ रहता है। जितना पलंग लगना उतना ही लगा रहता है, जितना टेबल लगना उतना ही लगा रहता है, जो काम का चीजें रहता है। इसके अलावा इस घर में अगर कुछ भी ऐसा लगता है जो इस रूम में काम का नहीं है, तो आप निकाल के जाके उसको इस रूम में डाल देते हो, और इस रूम से भी वही करते हो। जो काम का नहीं लगता उस रूम में जाके फेंक देते हो, बाहर नहीं फेंकते, घर के बाहर, इधर से उधर, इधर से, समझ रहे हो? मतलब ये जो कमरा नंबर 7 है, एक प्रकार से आपके घर का स्टोर हाउस बन गया है। अब स्टोर हाउस में हर रखा चीज बेकार नहीं है। कभी आपको ऐसी मतलब पुरानी एनसीईआरटी का जरूरत पड़ गया, पता चला आपका था कमरा नंबर 3, आप रूम का सफाई कर रहे थे और सारे बुक को हटा के रख रहे थे वहां पे जाके, पता चला आप तो पीएमटी पास कर गए, पास किए नहीं, दिल को तसल्ली दिला लिया, अब तैयारी नहीं करना, हो गया, पास हो गए, तो एनसीईआरटी को ले जाके फेंक दिया कमरा नंबर 7 में किसी कोने में। फिर मुड़ क्या हो, एक बार और नीट का तैयारी कर लेते हैं, चलते हैं। तो फिर अब आप एनसीईआरटी ढूंढोगे, अब एनसीईआरटी ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा आपको? कमरा नंबर 7 में, तो वहां से ले जाके आप फिर से यूज करने लगोगे। इसका मतलब उस कमरा नंबर 7 में रखा हुआ हर चीज बेकार नहीं है। ऐसे ही मान लो कि कोई ऐसा चीज छोटा बच्चा घर में लेके ले आया जो हार्मफुल है, और बाहर फेंकोगे तो लोग भी आपको सुनाएंगे। तो आप मान लो कि जिस टूटा हुआ शीशा है, ऐसा कुछ है, बाहर फेंकोगे तो लोग बोलेंगे क्यों फेंक दिया सड़क पे, बच्चे ने तोड़ दिया, ऐसा कुछ हो गया, टॉक्सिक हो गया वो घर के लिए। तो आप क्या करते हो, उसको ले जाके इस कमरे में कोने में कहीं रख देते हो, तो उसमें तो कोई आता जाता तो है नहीं जनरली, ले जाके रख देते हो। अब जब इस रूम का कमरा नंबर 7 का सफाई होगा, तो सफाई कर्मी आएगा और वो जितने मतलब ऐसे चीज होंगे जो हार्मफुल होंगे, उन सबको ले जाके बाहर ले जाके रख देगा, बाहर कहीं दूर फेंक देगा। लेकिन जो काम का चीज है वो अंदर ही रह जाएगा। समझ में आया कमरा नंबर 7 क्या है? स्टोर हाउस घर का, पूरे घर का एक्स्ट्रा चीज और वेस्ट चीज को स्टोर करने का काम करता है, वही है वैक्यूल। यहाँ पे ये 1 2 3 4 क्या है पता है? ये अलग अलग सेल ऑर्गेनली है, और ये गैलरी क्या है? साइटोप्लाज्म है। और ये काली वाली क्या है? बाउंड्री है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनली है। अब जहां पे मान लो कि ये था गोल्जी बॉडी, उसी से बना है कमरा नंबर 7, एक तरीके से समझो गोल्जी वेसिकल से। मान लो गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, लगातार बना रहा है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड एक्स्ट्रा, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बन रहा है, स्टोर कर लो यहाँ पे, एक कमरा ऐसा भी है घर में,
ऐसा है। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा कुछ ऐसा चीज बना रहा है, मान लो लिपिड बन रहा है कहीं पे, ऐसा एक्स्ट्रा बन रहा है, स्टोर कर लो। कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा हो गया सेल के अंदर, वैक्यूल में स्टोर कर लो। पानी बहुत ज्यादा हो गया, सेल के अंदर स्टोर कर लो, कमरा नंबर 7 में। तो इस कदर ये वैक्यूल जो है, जो गोल्जी वेसिकल से ही बनता है, ये सेल के अंदर स्टोरिंग हाउस की तरह काम करता है। तो देखो अलग अलग कैटेगरी मिल रहा है। पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल माइटोकॉन्ड्रिया। इंजन कौन है? सेल इंजन पूछेंगे तब बोलना है, ऐसे आप मन में सोचिए। सेल इंजन कौन है? राइबोसोम। सेल इंजन राइबोसोम, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। सेल विद इन सेल कौन है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों। याद आ रहा है कुछ? मेम्ब्रेन लेस बाउंड ऑर्गेनेली कौन है? राइबोसोम। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली कौन है? राइबोसोम। और मेम्ब्रेन लेस बाउंड कौन है? न्यूक्लियोलस। समझ रहे हो? स्टोरिंग हाउस कौन है? वैक्यूल। पॉलीमॉर्फिक कौन है? लाइसोसोम। अब तो ये याद हो जाने चाहिए, अब ये याद हो जाने चाहिए। ये अलग अलग कैटेगरी नाम दिया गया अलग अलग ऑर्गेनेल को, उसके फंक्शन के बेसिस पर, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और ये सब खूब पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वैक्यूल के पहले टाइप्स, अब तब देखेंगे उसका स्ट्रक्चर। देखिए बच्चे, क्या है ना, वैक्यूल जो है कई प्रकार के होते हैं, वैक्यूल कई प्रकार के होते हैं। मैं 3-4 कैटेगरी बता रहा हूँ वैक्यूल का। एक होता है, आपने सुना होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हो गया। उसके बाद एक होता है आपका फूड वैक्यूल, फूड या गैस्ट्रिक भी कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक वैक्यूल। एक होता है आपका वाटर वैक्यूल। वैसे वाटर वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कई जगह अलग अलग लिखा मिलेगा। एक होता है सैप वैक्यूल, और एक होता है गैस वैक्यूल। और भी होते हैं कई सारे, मैंने इतने नाम बताए आपको। अलग अलग फंक्शन है सबका, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, समझना ध्यान से। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है, मैं बताऊं बच्चों। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का 2 काम, एक एक्सक्रीशन और एक ऑस्मो रेगुलेशन। अब बच्चे बोलेंगे सर एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मैं इन दोनों ही के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा एनिमल फिजियोलॉजी में, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी बस इतना समझो, बॉडी में अगर कोई ऐसा चीज बन गया जो बहुत हार्मफुल है और उसको रिलीज करना है, पूरे बॉडी से बाहर की बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, उस एक्स्ट्रा चीज को स्टोर कर लेता है और पूरा वैक्यूल ही बॉडी से बाहर निकल जाता है, फिर नए वैक्यूल बन जाते हैं। ऐसा भी होता है, या फिर ऐसा होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में मिलता किसके अंदर है, अमीबा के अंदर। प्रोटिस्टा अमीबा का मेंबर है ना, ये अमीबा है मान लो, ये क्या अमीबा है, जैसे मैं बना दो ये अमीबा है। उसके अंदर ये क्या है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा क्या करता है, ये मान लो कि उसके अंदर वाटर आया उधर से। अब मान लो अगर वाटर बहुत ज्यादा हो गया तो वाटर इसके अंदर चला गया। अगर मान लो बाहर वाटर, इसमें इसमें कम है, वाटर की कमी है, तो इससे वाटर बाहर निकल गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर ये एक तरीके से क्या कर रहा है, उसके अंदर जो वाटर का अमाउंट होना चाहिए उसको भी मेंटेन कर रहा है। अब मान लो कि इसके अंदर सॉल्ट की कमी हो गई साइटोप्लाज्म में, तो ये सॉल्ट यहाँ से रिलीज कर दिया। सॉल्ट बहुत ज्यादा हो गया, स्टोर कर लिया। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या कर रहा है, ये वैक्यूल उस सेल के अंदर सॉल्ट वाटर कंसेंट्रेशन को स्पेसिफिक मैनर में मेंटेन कर रहा है। और इस चक्कर में ये वैक्यूल कभी एक्सपांड करता है तो कभी श्रिंक करता है, जैसे लगता है कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हो, इसलिए बोलते हैं इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये तो हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट वाटर का एक खास कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। बाकी डिटेल में पढ़ाऊंगा एक्सक्रीशन में। अब आता है एक्सक्रीशन। जब ये पानी आया इसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा चीज आ गया जो काम का नहीं था, तो उसको इसमें डाल दिया। इसके सेल्स ने कुछ ऐसा कचरा बनाया जो इसके काम का नहीं था, तो इसके साथ इसमें डाल दिया। अब ये वैक्यूल क्या होगा, ये वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी, या तो पूरा का पूरा वैक्यूल ही बाहर निकाल जाएगी, या तो कचरा निकाल देगी।
तो ये पूरा मैकेनिज्म मिलता है तुमको अमीबा के अंदर देखने को। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ मिलेगा? प्रोटिस्टा के अंदर। कहाँ मिलेगा? प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा। तो एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है ये, और ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है। बोलो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सभी को क्लियर? हाथ खड़ा करो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ मिलता है? प्रोटिस्टा में मिलता है। क्या काम है? एक्सक्रीशन भी करता है और ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक वैक्यूल। ये क्या करता है? ये भी उसी के अंदर मिलता है। मान लो अमीबा है, ये अमीबा है, उसके अंदर ये वैक्यूल है। कुछ ऐसे जब इसका फूड आए तो इतना ज्यादा फूड आ गया कि इसका यूटिलाइज नहीं हो रहा था, स्टोर कर लिया। अब कल को अमीबा को फूड मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा? ये अपना फूड अपने अपने ही सेल के अंदर रिलीज कर लेगा, अपने ही सेल के अंदर रिलीज कर लेगा, अपने ही ऑर्गेन, अपने बॉडी के अंदर, और उसको कंज्यूम करेगा। ये है फूड वैक्यूल और गैस्ट्रिक वैक्यूल। ये भी मिलता है आपका प्रोटिस्टा के अंदर ही, प्रोटिस्टा के अंदर मिलता है। गैस्ट्रिक क्यों बोले? गैस्ट्रिक का मतलब ये होता है एक तरीके से डाइजेशन, फूड, जो जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं, फूड ही तो है, तो उसमें हेल्प कर रहा है। ये एक तरीके से डाइजेस्टिव एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, फीडिंग में हेल्प कर रहा है, तो उसको क्या बोला हमने? फूड वैक्यूल बोला। नेक्स्ट है वाटर वैक्यूल। मैंने कहा ना वाटर वैक्यूल इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से मिलता जुलता है। अरे अभी बताया ना, वाटर आया, एक्स्ट्रा स्टोर कर लिया, लेकिन अगर वो सॉल्ट को भी स्टोर कर रहा है और सॉल्ट को भी रिलीज कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और अगर केवल वो वाटर को रिलीज कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और वाटर को रिलीज कर दे रहा है जरूरत पड़ने पे, तो वाटर वैक्यूल है। और ये भी कहाँ मिलेगा? आपका प्रोटिस्टा में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्रोटिस्टा में ही मिलेगा। तो ये तीनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल और वाटर वैक्यूल, तीनों कहाँ मिलेगा? प्रोटिस्टा के अंदर। अब पहले ले लेते हैं गैस वैक्यूल। आपने नाम सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी का। मान लो ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल है। अब क्या उसके अंदर कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो आते हैं, ठीक है, या बनते हैं, तो वो क्या करता है? उसके अंदर एक वैक्यूल होता है जो गैसेस का स्टोरेज करता है, तो इसलिए उसको क्या बोला हमने? गैस वैक्यूल। बस इतना ही है। क्या है मैकेनिज्म, कैसे करता है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ इतना पूछेगा गैस वैक्यूल कहाँ मिलता है, ये जरूर पूछेगा। तो आंसर क्या होगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी का नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? अब आते हैं सेप वैक्यूल। सेप वैक्यूल मिलेगा हायर प्लांट के अंदर, और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग को देखना है। तो देखते हैं सेप वैक्यूल। यहां तक सभी को क्लियर है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी। तो ये खत्म हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, गैस वैक्यूल। इसके बस नाम याद रखने हैं, थोड़ा सा फंक्शन याद रखना है। ये आप जानते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करेगा, लिखा हुआ आपके नोट्स में, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करेगा। ये वाटर स्टोरेज में हेल्प करेगा, बाद में जरूरत पड़ने पर रिलीज भी कर देगा, और ये गैस को स्टोर करता है। बस खेला खत्म है। स्टोर गैस मिलता किसमें है? ये तीनों, प्रोटिस्टा में, और ये किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम बात करते हैं सेपरेटली सेप वैक्यूल की, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला बच्चे, हायर प्लांट की बात चल रही है, ये सेल वॉल है, ठीक है, और उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और आपको पता है कि उसके अंदर कई सारे गोल्जी वेसिकल्स होंगे ऐसे ऐसे, राइट। तो गोल्जी वेसिकल साइज में बड़े हो जाते हैं इस कदर, ये देखिए कितने बड़े हो गए, ठीक है। और उसके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन तो खैर था ही पहले से, वो तो आप जान ही रहे हो। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके चारों ओर फिर वो आपका सेल वॉल है लगा हुआ। ये देखिए सेल वॉल, ये एक मैच्योर प्लांट सेल हम बना रहे हैं, मैच्योर प्लांट सेल, ठीक है। तो ये क्या आपका सेल वॉल है, ये क्या आपका सेल मेम्ब्रेन है, और यही स्ट्रक्चर आपका क्या है? सेप वैक्यूल है। क्या है? सेप, सेप VACOULE, सेप वैक्यूल है। अब क्या होता है सेप वैक्यूल, पहले समझिए। पहली बात, सबसे खास बात यह है कि जो प्लांट के अंदर, हायर प्लांट के अंदर, मैच्योर प्लांट के सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है, उसकी मेम्ब्रेन, ये देख रहे हैं पीला वाला, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट केवल वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहते हैं, तो एक खास नाम इसको दिया गया है टोनोप्लास्ट। इसकी खासियत क्या है कि इसकी मेम्ब्रेन में H+ पंप भी मिलता है, इसकी मेम्ब्रेन में K+ पंप भी मिलता है, इसकी मेम्ब्रेन में
Cl माइनस पंप भी मिलता, और भी कई सारे आयन के पंप। ये क्या H प्लस पंप, ये क्या है K प्लस पंप, ये क्या है Cl माइनस पंप। ये क्या करते हैं यार ये पंप, ये करते क्या है कि ये क्या है, अब बताइए ये क्या है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है ना जी, ये क्या है पूरा साइटोप्लाज्म है ना, ये पूरा क्या है साइटोप्लाज्म। तो अगर साइटोप्लाज्म में एक्सेस वाटर हो जाए तो इस वाटर को ये स्टोर करेगा, पहली बात। तो इसमें क्या स्टोर हुआ, जल्दी बोलिए, पहला बात एक्सेस वाटर, अगर वाटर है तो स्टोर हो गया, एक काम तो ये हुआ। दूसरा कि अगर कहीं से एक्सेस प्रोटीन आ गया तो उस प्रोटीन को भी ये स्टोर कर लेगा, फैट को भी स्टोर कर लेगा, कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर लेगा। और बता रहा हूं, अगर कोई एडिशनल आयन आ गया साइटोप्लाज्म में, जैसे H+, जैसे मान लो H+ आ गया, तो एक बात बताओ, तो वो H+ आयन को कहां स्टोर करें ताकि साइटोप्लाज्म का पीएच डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म में H+ एक्स्ट्रा आ गया तो बोलो पीएच बढ़ेगा कि घटेगा शिवानंद? अगर बहुत सारा H+ आने लग जाए साइटोप्लाज्म में तो साइटोप्लाज्म का पीएच क्या होगा शिवानंद? आवाज नहीं आ रहा? हाँ घटेगा, क्या कि H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच घटने लग जाएगा, तो पीएच तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और साइटोप्लाज्म का पीएच एक खास पीएच होता है लगभग न्यूट्रल के आसपास, जिसमें सारे एक्टिविटी चल रहे होते हैं, तो काम तो गड़बड़ा जाएगा ना यार। तो उस H+ को, जो एक्स्ट्रा H+ आ गया उसको स्टोर करो किसके अंदर, इस वैक्यूल के अंदर। तो एक बात बताओ, अगर ये वैक्यूल स्टोरेज हाउस है तो उसके अंदर तो ऑलरेडी स्टोर होगा ना पहले से H+, फिर भी ठूसना है तो पंप का सहारा ले लो, पंप का सहारा ले लो, इसलिए H+। कहीं से K+ बहुत ज्यादा आने लगा, कहाँ साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा K+ आने लगा कहीं से भी अचानक से किसी सोर्स से, तो क्या करो उसको स्टोरेज हाउस का सहारा लो। कहाँ स्टोरेज हाउस, ये, तो इसके अंदर स्टोर करो K+ को, तो K+ तो ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर होगा, वो स्टोरेज हाउस है तो किसका सहारा लो, K+ पंप का। ऐसे ही Cl- के लिए भी बोल रहा हूं मैं, कहीं से अगर Cl- एक्स्ट्रा आने लग गया सेल के साइटोप्लाज्म में तो उसको भेजो अंदर, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी पहले से Cl- स्टोर होगा, वो स्टोरेज हाउस है, तो पंप का सहारा लो। तो पंप का काम समझ में आया, एडिशनल आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन स्टोर करने के लिए काम आता है। और ये सब टोनोप्लास्ट में लगे होते हैं, इसलिए वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ये क्या है वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को एक खास नाम दिया जाता है, इसका नाम है टोनोप्लास्ट, और ये सेप वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम। क्या ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वैक्यूल? नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट इज सिंगल मेम्ब्रेन। देख लो सिंगल मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसा सेल मेम्ब्रेन में समझा रखा है, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, वो फॉस्फोलिपिड वगैरह वो सेम वैसा ही होता है। यहां से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत खास क्वेश्चन बच्चों, इसके अंदर ये वाटर, प्रोटीन, एक्स्ट्रा आयन वगैरह तो स्टोर होते ही होते हैं, एक खास पिगमेंट इसके अंदर स्टोर होता है जिसका नाम है एंथोसायनिन। क्या नाम है? अगर किसी को याद हो, जब हम पढ़ाए थे क्रोमोप्लास्ट तो बोले थे ये एंथोसायनिन जो पेटल का कलर होता है उसको देता है। और एग्जांपल दूं, जामुन खाए, जामुन अभी जामुन का सीजन है, चल रहा होगा अभी जामुन, बरसात जाएगा तो बरसात गया तो जामुन खत्म समझ लो, उसका फिर जामुन नहीं आएगा। जामुन कितने लोगों ने खाया है, याद करा करो। जामुन खाने के बाद की समस्या व्याख्या कौन कौन कर सकता है? जामुन खाने के बाद जो समस्या आती है, अच्छा रिभा को बोलने का मौका देते हैं। रिभा जामुन खाए हो कभी इतने जिंदगी में कहीं भी कभी? हाँ जामुन खाए हो? यस सर। जामुन खाने के बाद आने वाली समस्या को व्याख्या कीजिए। कोई समस्या जामुन खाने के बाद? कोई समस्या नहीं आता है? आता है सर। हाँ कौन कौन सा समस्या आता है? सर गला बैठने लगता है। नहीं नहीं वो नहीं, और नहीं पता। और नहीं पता? अब मैं बताता हूँ, आप बोलोगे हाँ। दांत काला हो जाता है, हो जाता है ना? तो वो जो दांत जी हो जाता है। हाँ, तो वो एक्चुअल में दांत काला नहीं होता है, आप अगर गौर से देखिएगा ना तो मतलब कि डीप ब्लू होता है एक्चुअल में, वो वायलेट कलर, बढ़िया कलर दो तो वायलेट कलर होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या है ना, जो जामुन के जो सेल्स हैं उसके सेल्स के अंदर वो पिगमेंट है, और वो है एंथोसायनिन। और बताऊं बच्चों में, मैंने आपको समझाया है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट के अंदर और भी पिगमेंट जो होते हैं अलग अलग, जेंथोफिल या कैरोटिनॉइड में और भी कैरोटीन, वो सब होते हैं फैट सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल।
लेकिन ये एंथोसायनिन पिगमेंट होता है वाटर सोल्यूबल, तो वैक्यूल के अंदर है तो पानी में घुल जाता है। जामुन पक गया, आप खा लिए उसको, खा लिए तो आपका लग गया लंका। अब उसको धुओ जाके, वाटर सोल्यूबल है, वाटर से धोओगे तो हट जाता है, अच्छे से धोओगे तो हट जाता है वाटर से। और एग्जांपल दूं, बीट खाओ, बीट कितने लोग खाओ बीट, हाथ खड़ा करो। बीट सलाद में जो खाते हैं बीट, बीट खाओ बीट। शिवानंद ने खाया बीट? हाँ, तो बीट खाने के बाद कोई समस्या आता है? दांत मुंह लाल हो जाता। बस वहां पे भी अगर आप गौर से करोगे तो उसी टाइप का कलर आता है लगभग लगभग, लेकिन थोड़ा गहरा लाल टाइप का, खूनी लाल टाइप का आता है, ठीक है। वो भी एंथोसायनिन की वजह से है। तो ये दो एग्जांपल मैंने बता दिया, बीट में, जामुन में। तो ये सारे कलर जो होते हैं ये एंथोसायनिन की वजह से होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि जो पेटल के जो कलर होते हैं फ्लावर के, वो भी मेनली एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से होते हैं। तो ये एंथोसायनिन पिगमेंट जहां भी होता है, जैसे जामुन बताया मैंने, बीट बताया, या फ्लावर के पेटल में बताया, उसके वैक्यूल में होता है। ये AIPMD का पॉपुलर क्वेश्चन है। दो सवाल, एंथोसायनिन कैसे सॉल्युबल होते हैं, फैट या लिपिड सॉल्युबल, सॉरी मतलब कि फैट या वाटर सॉल्युबल? तो वाटर सॉल्युबल। कहाँ पाए जाते हैं? तो वैक्यूल में पाए जाते हैं, फ्लावर के भी पेटल के वैक्यूल में। और दो एग्जांपल बता दिया, जामुन और ये बीट। तो ये होता है एंथोसायनिन पिगमेंट, ये भी स्टोर होता है यहाँ पे। इसके अलावा और बताऊं, जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं ना, जो सीड अभी अभी जर्मिनेट कर रहे हैं, तो उसके जो सेल्स होते हैं, उसके जो वैक्यूल्स होते हैं, उसमें प्रोटीन जो स्टोर होता है, वो प्रोटीन टूटता है। तो वो प्रोटीन अगर टूटेगा, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन होगा, एक एंजाइम होता है वहां पे खास, प्रोटीएज एंजाइम होता है, तो वो अगर टूटेगा प्रोटीन, तो अमीनो एसिड फ्री होगा उससे। अब उस अमीनो एसिड से नए नए टाइप का अमीनो एसिड बनेगा, मतलब नए नए टाइप का प्रोटीन बनेगा। और फिर उससे क्या होगा, उस सेल, उसका सेल डिवीजन होगा, नया सेल बनेगा, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा जर्मिनेशन के बाद। इस दौरान आपने ये सीखा कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज भी है जो बाद में काम लेने, स्टोर करके रखना है, वैक्यूल काम आया। मतलब ये सेफ वैक्यूल किस चीज में काम आया, जल्दी बोलो, स्टोरेज में तो काम आया ही आया। इसके अलावा अभी आपने देखा कि अगर H+ बहुत ज्यादा हो जाता तो बताओ नुकसान होता है ना, साइटोसोलिक पीएच को मेंटेन करने में काम आया। ये आयन बहुत ज्यादा हो जाता तो भी नुकसान था। मतलब प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जल्दी बोलो, प्रोटेक्शन दे रहा है। ये सारा काम करता है सेफ वैक्यूल। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, पता है, जब प्लांट की सेल मैच्योर होती चली जाती है, ये मैच्योर प्लांट सेल है, क्या है, मैच्योर प्लांट सेल है, पूरा मैच्योर हो गया, ठीक है। जब प्लांट की सेल मैच्योर हो जाती है, तो सेफ वैक्यूल स्टोर करते करते इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, ये सेल के वॉल्यूम का, सेल के वॉल्यूम का मतलब सेल जितना बड़ा है, अप टू 90%, अप टू 90% ऑक्युपाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस वर्ड में एक लोचा है, मैंने लिखा अप टू, मतलब मैक्सिमम 90% तक स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा 90% ही ऑक्युपाई करें। अरे इन जनरल 50% जगह तो वैक्यूल ही ले लेता है इन जनरल, लेकिन बहुत सारे प्लांट सेल में, ये मैच्योर प्लांट सेल में 90% तक जगह छेक लेता है वैक्यूल, बाकी सब कुछ साइड में चला जाता है और वैक्यूल पूरा जगह छेक लेता है। तो इस वर्ड पे गौर करना, अगर ये ऑलवेज लिख दिया, ऑलवेज अप टू 90%, तो बातें गलत है। हाँ, मैक्सिमम टाइम ये अप टू 90% चली जाती है, जगह छेक लेती है, इतना ज्यादा एडिशनल आयन, एडिशनल फूड का स्टोरेज वगैरह कर लेती है। और बताओ बच्चों, यही जो अंदर में स्टोर हुआ ना, जिसमें आप ये सब कुछ देख रहे हो, वाटर है एक्स्ट्रा आयंस है, कुछ पिगमेंट है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी है, इन सभी को एक साथ मिला के बोलते हैं सेप। और जो वैक्यूल इस सेप का स्टोरेज करता है उसको बोलते हैं सेप वैक्यूल। तो बताओ, सेप वैक्यूल में दो ही चीज है कि नहीं है, एक तो टोनोप्लास्ट है और एक सेप है। बस, सेप में पानी है, स्टोरेज फूड है, स्टोरेज आयन है, स्टोरेज सब्सटेंस मिनरल है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको बाद में रिलीज कर देगा वो। तो ये है सेफ वैक्यूल जो मिलती है प्लांट के अंदर, वो भी यंग प्लांट, मैच्योर प्लांट के अंदर। मैक्सिमम अप टू 90% स्पेस ऑक्युपाई कर लेती है सेल के वॉल्यूम का। सभी को क्लियर है, जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करो। सेफ वैक्यूल, वैक्यूल समाप्त हुआ, यही है वैक्यूल, इससे ज्यादा वैक्यूल में कुछ नहीं जानना है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। अभिषेक को डाउट है वैक्यूल में? नो सर। हर्ष? नो सर। नवीन?
नो सर। शिवानंद, नो सर। रिवा, नो सर। चलो मिलते हैं नए मीटिंग में, और नए मीटिंग में पढ़ेंगे एक नया स्ट्रक्चर सीलिया फ्लैजिला। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में, इसको पढ़ लीजिए जल्दी से नोट्स। सर स्लाइड क्या हुआ? स्क्रीनशॉट ले लेते ना। लो लो जल्दी लो, जल्दी लो, वैसे लिखा हुआ है नोट्स में सब कुछ, जल्दी लो। 1 2 3 क्लिक, मीटिंग खत्म हो जाएगा। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग का।